दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर देशभक्ति की भावना लेकर पैदा होते हैं। ऐसे बहुत सारे सैनिक और ऑफिसर्स होते हैं जो देश के लिए शहीद हो जाएं तो उनका नाम हमारे सामने कई बार आता है, कई बार बहुत फक्र से उनका नाम लिया जाता है। मगर कुछ एजेंट्स और देशभक्त ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता और वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। अब भाई रो एजेंट की नौकरी में ये रूल सबसे पहले आता है कि कभी किसी दूसरे देश में अगर आप जासूसी करते पकड़े जाते हैं तो आपका अपना देश आपको पहचानने तक से मना कर सकता है। आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, मगर इसका कुछ दावा नहीं है कि आपको वहां से छुड़ाया जाएगा। और हर देश के कानून में ये शामिल है कि किसी दूसरे देश का एजेंट उनके अपने देश में गद्दारी करते पकड़ा जाता है तो या तो उसे फांसी दी जाएगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। और इतना सब जानने के बाद जो हमारे देश के चाहने वाले होते हैं वो बिना किसी अंजाम को सोचे अपने आप को देश की सेवा में लगा देते हैं। और इन्हीं नामों में से एक नाम जो हमारे दिल के अंदर सुई गाड़ देता है वो नाम है रविंद्र कौशिक। रविंद्र जिसने सालों तक पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, जो कभी अपनी वजह से किसी को पकड़ा नहीं गया, इतना चालाक बंदा जिसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। मुझे यकीन है रविंद्र कौशिक की ये सच्ची कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई रविंद्र का जन्म हुआ था श्री गंगानगर राजस्थान में 11 अप्रैल 1952 को। उनके फादर थे JM कौशिक जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और मदर अमला देवी जो हाउसवाइफ थी। अब रविंद्र को शुरू से ही एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। वो 20-21 साल की उम्र में थिएटर किया करते थे जहां उनके काम की बहुत तारीफ होती थी। अब थिएटर में भी वो कभी फौजी बनते और कभी पुलिस वाले का रोल अदा करते, यानी देश के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा उनमें पहले से थी। और फिर एक दिन 1973 को रविंद्र का प्ले था जिसमें रविंद्र को ऐसा दिखाना था कि एक जवान कैसे दूसरे देश की सेना के कब्जे में आ जाता है और वो सेना कैसे राज उगलवाने के लिए उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती है और वो सैनिक टॉर्चर हो रहा है इसके बाद भी कुछ भी नहीं बोल रहा। अब जब ये प्ले चल रहा था तो उसी थिएटर में रो के कुछ एजेंट भी मौजूद थे और ऐसा भी मानते हैं कि रविंद्र को शुरू से ही जब वो थिएटर कर रहा था तब भी रो के कुछ लोगों की उस पर नजर रहती थी। और फिर जब प्ले खत्म हुआ तो रो के कुछ लोग उसके पास गए कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और हमने देखा कि तुम में देश के लिए कुछ करने का वाकई में जज्बा है और अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो हमसे दिल्ली में आकर मिलो। रविंद्र ने कहा ठीक है और फिर कुछ टाइम के बाद वो सीधा दिल्ली आ गए और उनको असल में ये कुछ भी नहीं पता था कि रो है क्या, ये काम कैसे करते हैं। और फिर जब वो दिल्ली आए तो उनकी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई उन्हीं ऑफिसर्स के साथ जो उनको थिएटर में मिले थे। देन रविंद्र को अंदर ले जाया गया और तब उन्हें पता चला कि देश में एक खुफिया एजेंसी भी है जिसको रो कहते हैं। और फिर उनके सामने बाकी रो एजेंट्स के किस्से रखे गए कि कैसे देश के गुमनाम सिपाही देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इसके बाद उनसे फाइनल आंसर पूछा गया कि क्या तुम रो के लिए काम करोगे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 21-22 साल की रही होगी। उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधा हाँ बोल दिया कि हाँ मैं देश के लिए काम करूंगा। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई जहां उन्हें अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में अलग अलग जगह पर रखा गया। उनकी लैंग्वेज में पंजाबी फिर भी सही बैठ रही थी मगर उन्हें उर्दू का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसके बाद उन्हें उर्दू को बोलने और समझने का पूरा ज्ञान दिया गया। नमाज कब की जाती है, कैसे की जाती है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, यानी उनका खुद का एक पूरा करैक्टर तैयार किया गया। और फिर उन्हें पाकिस्तान के पूरे नक्शे को याद रखने के लिए बोला जाता है। उनके वहां के सारे नेता PM उनकी हिस्ट्री बिल्कुल सटीक तरीके से समझाई जाती है और उसे याद रखने को बोला जाता है। जासूस को कब और कैसे रहना है, यानी जो भी बेसिक चीज होती है वो उन्हें बताई गई, हथियारों की नॉलेज दी गई और धीरे धीरे वो अपने करैक्टर में फिट होने लगे। अब पाकिस्तान भेजने से पहले रो को यह कंफर्म करना था कि रविंद्र कौशिक अपने आप को साबित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले रविंद्र को कुछ ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं जो जल्दी ही पूरे करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें कुछ और देश में और पाकिस्तान में भी भेजा गया जहां उनको ये पहचानना था कि कौन खबरी है, कौन इंडिया के साथ काम करता है। और वो हमेशा ही बिल्कुल सही साबित हुए। धीरे धीरे सरकार का भरोसा उन पर बनने लगा और फिर फाइनली रो डिसाइड करती है कि रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में ही रहकर अपने आगे की लाइफ को बिताएंगे। अब भाई उस टाइम पाकिस्तान के साथ काफी जंग चल रही थी और कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान कब नई जंग छेड़ दे, जिसके लिए भारत को अंदर की जानकारी होनी बहुत जरूरी थी और इसलिए पाकिस्तान को चूज किया गया कि एक एजेंट वहां पर रहेगा। अब पाकिस्तान में क्योंकि रविंद्र लंबे टाइम तक रहने वाले थे तो उनकी पूरी आइडेंटिटी नई बनाई गई जिसमें उनके पासपोर्ट पर नाम दिया गया नबी अहमद शाकिर, यानी इस नाम से वो अब पाकिस्तान में जाने जाएंगे और वहीं रहेंगे। रविंद्र के पास पाकिस्तान का ID कार्ड, राशन कार्ड और सब कुछ था।
अब रविंद्र जब घर से निकले तो वो दुबई का नाम लेकर निकले कि उन्हें वहां पर अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वो वहीं रहेंगे। इसके बाद वो सीधा पाकिस्तान पहुंचते हैं और एक आम इंसान की तरह वहां रहना शुरू करते हैं। अब वहां जाते ही सबसे पहले रविंद्र कौशिक कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब जब उनको डिग्री वगैरह मिल जाती है तो एक दिन वो देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों रो ने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि रविंद्र पहले पाकिस्तान जाएंगे और फिर आर्मी ज्वाइन करेंगे, बल्कि रविंद्र के इस फैसले से तो रो बिल्कुल ही अनजान थी और हैरान भी, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि रविंद्र ने आर्मी के लिए अप्लाई किया है और उसमें वो सिलेक्ट भी हो गए तो रो भी बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। रविंद्र का दिमाग उनके अपने कैरेक्टर पर पकड़ और उनका हौसला बहुत ही ज्यादा कमाल का था, यानी सोच से भी ज्यादा तेज। अब वो नबी अहमद शामिर के नाम से पाकिस्तान फौज का हिस्सा थे। अब भाई उनका अपने काम को करने का ढंग पाकिस्तान को भी बड़ा पसंद आता था और फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता रहता है और प्रमोशन होते होते वो मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। अब भाई मेजर बनने का मतलब है हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आप जैसा चाहे उसका यूज कर सकते हो, और यही रविंद्र जी ने किया। उन्होंने इसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुंचानी शुरू करी और भारत को वाकई में हद से ज्यादा फायदा हुआ। और फिर मेजर के पद पर पहुंचने के बाद रविंद्र को एक लड़की अमानत, जो आर्मी यूनिट के ही एक ऑफिसर की बेटी थी, उससे उनको प्यार हो गया और फिर रो की मंजूरी लेने के बाद उन्होंने अमानत से शादी की। अब शादी होने के बाद वैसे भी किसी को कोई शक होने वाला नहीं था, क्योंकि फिर तो वो उस जगह का पूरा हिस्सा बन चुके हैं और अमानत और रविंद्र आपस में वाकई में बहुत ज्यादा खुश रहते थे। अब एक बार रविंद्र के भाई की शादी थी गंगानगर में ही। उन्हें किसी तरह पता चला तो उन्होंने रो को बताया कि मुझे वहां जरूर जाना है, आप इंतजाम करो। रो ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर रविंद्र को अपने भाई से बहुत प्यार था और वो उसकी शादी में जरूर शामिल होना चाहते थे, तो उन्हें किसी तरह पहले तो दुबई भेजा गया और फिर वहां से वो भारत आए, अपने भाई की शादी अटेंड की और फिर दोबारा बिना किसी को कुछ भी पता लगे वो पाकिस्तान आराम से पहुंच जाते हैं। अपने भाई की शादी में ही वो सबसे अपनी फैमिली से आखिरी बार मिले, उसके बाद किसी से उनका मिलना कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से जाने के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान में जीने लगे। उनकी ऐसी ही बहादुरी को देखते हुए, उनके माइंड को देखते हुए रो और इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। उन्हें उसके बाद हर कोई सिर्फ ब्लैक टाइगर के नाम से जानता था। अब 1983 वो साल जो ब्लैक टाइगर पर हद से ज्यादा भारी पड़ने वाला था। हुआ ये कि 1983 को रो ने एक और एजेंट भेजा जो कुछ टाइम के लिए रविंद्र की हेल्प करने वाला था और फिर वापस भारत आ जाता। इस एजेंट को नाम दिया गया इनायत मसीह। लेकिन इनायत मसीह जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो उसको आर्मी पहचान लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। अब वो कैसे पकड़े जाते हैं इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन उसे पकड़ने के बाद पाकिस्तानी आर्मी उन्हें बहुत टॉर्चर करती है, जिसके बाद वो खुद ही सब कुछ बता देते हैं कि मुझे यहाँ आर्मी के मेजर नबी अहमद शकीर से मिलने के लिए भेजा गया है। अब ये सुनते ही सारे पाकिस्तानी ऑफिसर अंदर तक हिल गए, क्योंकि उन्हें तो लगभग सारे ही ऑफिसर जानते थे और बहुत बढ़िया काम भी करते थे, लेकिन वो जासूस हैं ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इनायत मसीह ने उनका असली नाम भी रिवील कर दिया कि कौन है वो और कहाँ से है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने दिमाग चलाया और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी मीटिंग थी वो वैसे ही रहने दो, यानी तुम मिलोगे और हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो कराची के एक गार्डन में इनकी मुलाकात होने वाली थी। अब जब इनायत मसीह वहां पहुंचता है तो रविंद्र भी वहां टाइम पर पहुंच जाते हैं और दोनों ऐसे शो करते हैं जैसे यहाँ पर पहली बार मिले हैं, मतलब ऐसे ही बस टहलने आए थे और बात होने लगी। और फिर कुछ देर में इनायत मसीह कुछ डॉक्यूमेंट रविंद्र को देता है और रविंद्र को ये लेते हुए उसी जगह छिपे हुए पाकिस्तान के ऑफिसर देखते हैं और फिर अचानक आकर उन्हें घेर लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। इसके बाद जो पाकिस्तान का जुल्म शुरू होता है उसे आम इंसान का सोच पाना भी दिल को दहला देता है। कभी आपको बस लटकाकर महीनों तक रखना, कभी आपको कई दिनों तक रोशनी की एक झलक तक ना देखने देना, अंधेरों से भरी जगह में रखना, और भी बहुत सारे टॉर्चर उनके साथ किए जाते हैं। और फिर ऐसे ही उनके आइडेंटिटी के बारे में सबको खबर होने लगती है और फिर उनकी वाइफ को भी सब पता चलता है कि उनका पति एक भारतीय जासूस है। वो उनसे एक बार जेल में मिलने आई और उसके बाद दोबारा कभी उनसे जिंदगी में नहीं मिली। और पाकिस्तान सरकार ने उनकी वाइफ को, उनके परिवार को भी बहुत परेशान किया। पूरी फैमिली को शक की निगाह से देखा जाने लगा। रविंद्र कौशिक अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान थे कि मेरी वजह से मेरी पत्नी और बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। रविंद्र पर सरकार ने सारे पैंतरे अपनाए कि किसी तरह उनसे पता चले कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की है या भारत के और कौन कौन से लोग यहाँ पर हैं, पर उन्होंने कभी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। उन्हें बहुत सारी जेल में ट्रांसफर किया गया था, उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी, पर बाद में उसको घटाकर उम्र कैद में बदल दिया। अब भाई रविंद्र जब जेल में थे वो तब भी इतने तेज और इतने ब्रेव थे कि वहां से भी उन्होंने कई खत भारत सरकार और अपने परिवार के पास भेजे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। और अपने घर के खत में उन्होंने लिखा कि वो एक रॉ एजेंट है, वो पाकिस्तान में है, यहाँ पर काम करते थे, पर किसी और की वजह से वो यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ पर पकड़े गए हैं।
यहाँ उनके साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। आप भारत सरकार और मीडिया में जाकर शिकायत करो, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताओ। लेकिन गवर्नमेंट सीधा मना कर देती है कि ऐसा कोई एजेंट तो वहां पर है ही नहीं। उन्होंने सीधा बोल दिया कि कौन सा एजेंट, हमने तो कोई भी एजेंट पाकिस्तान भेजा ही नहीं है। ये कड़वी बात है मगर सच तो है। सरकार की अपनी मजबूरियां रह सकती है, मगर वो वहां बहुत दर्द में सब कुछ लिखकर भेज रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक और खत में ये लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी देशभक्ति की सजा मुझे मेरे देश की सरकार ऐसे देगी। अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो मुझे 3 दिन के अंदर अमेरिका छुड़ा कर ले जाता, लेकिन मैं यहाँ सालों से हूँ मगर मेरी कोई सुनवाई मेरे देश की सरकार नहीं कर रही। लेकिन मैं मेरे देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। अब धीरे धीरे रविंद्र की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और जब इनायत ने रविंद्र को पकड़वाया था तब 2 और जासूस पकड़े गए थे, करामत राही और गोपाल दास। बाद में करामत राही को पाकिस्तान ने भारत के लिए छोड़ दिया था। करामत राही को रविंद्र ने अपने बीवी बच्चे की तस्वीर भी दी थी कि मेरे परिवार को उनकी तस्वीर दे देना, अगर वो कभी भारत आए तो मेरा परिवार उन्हें पहचाने जरूर। और बाद में रेडियो के थ्रू उन्हें वही जेल में पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई है। उनकी फैमिली बहुत डिप्रेस है और वो अब गंगानगर से शिफ्ट हो चुके हैं। और फिर धीरे धीरे रविंद्र की हालत जेल में हद से ज्यादा बिगड़ने लगी और 2001 में उनकी टीबी और दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई। जहां भारत ने ना तो उनकी डेड बॉडी मांगी और ना ही पाकिस्तान ने कभी इसको देने के लिए कहा, और बाद में उन्हें पाकिस्तान में ही दफना दिया गया। मरते मरते भी रविंद्र ने भारत से यही शिकायत की कि मेरे पकड़े जाने के बाद मैं आपके किसी काम का नहीं रहा और इसीलिए मुझे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब सरकार की क्या मजबूरी थी, उन्होंने किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। लेकिन रविंद्र जैसे ब्रेव और देश के लिए अपनी जान को अंत तक जोखिम में डालने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शहीद रविंद्र कौशिक जी की, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला बढ़ा दो दोस्तों, ताकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।